जय हिंद बच्चों, आप सभी का एजुकेशन यात्रा बाय जेके सर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि तुम सब सभी लोगों को पता है कि हम क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ा रहे थे। क्लास 12th की फिजिक्स के हमने फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल कुमार मित्तल से रिलेटेड सभी बता दिए हैं। आज हम तुम्हें चैप्टर 2 वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय आज बताएंगे। उनमें से डिफिनीशंस और जो फार्मूले यूज होना है सभी को आज हम विस्तार से चर्चा करते हुए आगे चलते हैं। चलो चैप्टर का नाम डालते हैं। चैप्टर 2 है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ठीक है, चैप्टर का नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। क्या बेटा, चैप्टर 2 का नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। ठीक, अब इसमें वैद्युत फ्लक्स में कुछ वर्ड यूज होंगे जिनको हम धीरे धीरे डिस्कशन करते हैं। पहले हेडिंग डालना है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश इंग्लिश में कहते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। ठीक, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश में आते हैं। क्षेत्रफल सदिश कहते किसे, ध्यान देना। कोई भी अगर हम क्षेत्र लेते हैं, एरिया लेते हैं, कुछ भी एरिया ले, मान लिया जैसे ये कोई क्या है, एरिया है। अगर इसमें इसकी डायरेक्शन क्षेत्रफल की अगर बात करें कि इस क्षेत्रफल की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो कोई भी सरफेस होगा उस सरफेस के कहाँ बाहर की ओर उसका क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश होगा। जैसे हमने कहा, मान लिया कोई ये सरफेस है, कोई भी सरफेस एनी हाउ, मान लिया कोई तल है, प्लेन इसमें लिया। अगर इस प्लेन की बात करें तो इस प्लेन का जो सरफेस होगा, इस प्लेन है मान लिया कोई, इस प्लेन का अगर क्षेत्रफल बात करें कि इसके क्षेत्रफल सदिश कहाँ की ओर होगा, तो इस तल के लंबवत कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। ये जो तल होगा इसके परपेंडिकुलर लंबवत क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश कार्य करता, कैसा भी तल हो। ठीक, मान लिया कोई तल है, इसका अगर क्षेत्रफल सदिश होगा तो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर बाहर की ओर ये होगा। तल के लंबवत कहाँ की ओर बेटा, बाहर की ओर। इसमें अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे वेक्टर ऐसे। ये क्या हो गया, तल के लंबवत कहाँ की ओर होता है, बाहर की ओर। तो इस पर कह सकते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा तल के लंबवत कहाँ की ओर, बाहर की ओर होती है। या तो कह सकते हैं जिसकी दिशा सदैव कैसी होती है, लंबवत होती है तल पे। ठीक, तो क्षेत्रफल सदिश किसे क्या कहते हैं, यह एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि है जिसकी दिशा सदैव लंबवत होती है, लंबवत होती है। ठीक है, ध्यान देना। एरिया वेक्टर ए बराबर होता है एन कैप इंटू ए। जहां इसमें से जब वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता तो वेक्टर ए बराबर एन कैप ए, जहां ए बराबर होता है, क्या होता है, ए का हो क्षेत्रफल का परिमाण, क्षेत्रफल का परिमाण क्या होता है बेटा, क्षेत्रफल का परिमाण। और एन कैप को कहते हैं क्षेत्रफल की दिशा का एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर कहलाता है। एन कैप एक यूनिट वेक्टर होता है जिसका एन कैप की दिशा डायरेक्शन को शो करता है किसी भी, जैसे एन कैप ले ले तो इसकी डायरेक्शन को शो करेगा, प्रदर्शित करता है कि इसका क्षेत्रफल सदिश किस डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो एन कैप जो होगा क्षेत्रफल
क्षेत्रफल की दिशा का एकांक सदिश, क्षेत्रफल की दिशा का क्या होता है बेटा, एकांक सदिश होता है। और वेक्टर ए का, यह वेक्टर ए बराबर होता है क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश। ठीक, तो ये जो एक क्षेत्रफल सदिश जो होता है, एरिया वेक्टर जो होगा, वह किसी भी तल के कैसे परपेंडिकुलर लंबोदकार करता है। तो ए वेक्टर ए बराबर होता है एन कैप इंटू ए, जहां एन कैप क्या होता है, क्षेत्रफल की दिशा का एकांक सदिश, और वेक्टर ए बराबर क्षेत्रफल सदिश, जबकि ए बराबर इसका वेक्टर ए का क्या होता है, परिमाण होता है, या क्षेत्रफल का क्या कह सकते हैं, परिमाण होता है। ठीक है, ये एरिया वेक्टर था। ठीक, एरिया वेक्टर के बाद आते हैं, हेडिंग डालना है अगली, एरिया वेक्टर के बाद अगली हेडिंग डालेंगे समतलीय कोण। समतलीय कोण इसको कहते हैं प्लेन एंगल। समतलीय कोण प्लेन एंगल होता क्या है, प्लेन एंगल, ध्यान देना। वृत्त है, वृत्त का अगर हम छोटा सा पार्ट लेते तो वह उसकी क्या कहलाता है, वृत्त का चाप कहलाएगा। ठीक, जैसे मान लिया किसी भी वृत्त के चाप द्वारा, मान लिया इतना पार्ट ले लिया, वृत्त के चाप द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक कोण को या बने कोण को क्या कहते हैं हम, समतलीय कोण कहते हैं। वृत्त के चाप द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक कोण को क्या कहते हैं बेटा, समतलीय कोण कहते हैं। मान लीजिए इसको हमने किससे प्रदर्शित किया, थीटा से। किससे प्रदर्शित किया, थीटा से। वृत्त की चाप की डिस्टेंस मान लिया हमने कितनी है, एस, कितनी मान लिया, एस, और इसकी रेडियस कितनी मान लिया, आर है। तो समतलीय कोण पहले किसे कहते हैं, किसी भी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को समतलीय कोण कहते हैं। लिख सकते हैं किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण को क्या कहते हैं, समतलीय कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं बेटा, समतलीय कोण कहते हैं। इसे हमने थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से। मान लिया किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से। अब हम जानते हैं कोण बराबर फॉर्मूला होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे कितना बेटा, त्रिज्या। कोण बराबर फॉर्मूला कितना होता है, चाप बटे त्रिज्या। कोण को किससे प्रदर्शित किया, थीटा से। चाप को किससे, एस से। त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। तो थीटा बराबर एस अपान कितना हो जाएगा, आर। ये अगर हम कहें इसका अवकलन रूप लिखें, कौन सा रूप, अवकलन रूप अगर लिखना चाहते हैं, ध्यान देना इधर, अवकलन रूप डिफरेंशिएशन फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो डी थीटा बराबर हो जाएगा डी एस अपन कितना हो जाएगा, आर। ये कौन सा रूप हो गया, अवकलन रूप। ठीक, अगर इसमें एक हम इंटीग्रेशन का यूज करें जिसे नाम देते हैं टोटल इंटीग्रल, ये छोटा सा पार्ट है, अगर इसको लगा देंगे तो इसका मतलब होगा इस पूरे पार्ट का टोटल इंटीग्रल कर देंगे। इसको कहते हैं टोटल इंटीग्रल। ठीक, टोटल इंटीग्रल, या इसी को क्लोज इंटीग्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब इस पूरे बंद वक्र का क्या एरिया जो भी होगा, क्षेत्रफल होगा या दूरी होगी, जो भी होगा उस पर लेंगे। ठीक, तो इसमें डी थीटा बराबर डी एस अपन कितना हो जाएगा, आर। ठीक, आगे है, अगर इसमें हम क्लोज इंटीग्रेशन यूज कर दें तो दोनों पक्षों में, या तो सीधे नहीं डायरेक्ट यहाँ से हम लिख दे रहे हैं, क्लोज इंटीग्रेशन डी थीटा बराबर क्लोज इंटीग्रेशन डी एस अपन आर, या टोटल इंटीग्रल कह सकता हूँ। डी थीटा को थीटा से लिख दे, या तो डी थीटा बराबर आर एक्स का कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो डी एस अगर क्लोज लगा दिया था, टोटल इंटीग्रल अगर यूज किया तो अर्थात इस पूरे पृष्ठ का चाप जो होगा
इतना तो यस लिए थे, पूरे का कितना हो जाएगा, एक परिधि बन जाएगी, परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, लिख सकता हूँ टोटल इंटीग्रल ds बराबर किसके हो जाएगा 2 पाई आर की, ये पूरी परिधि के बराबर हो जाएगा। तो इस पर यूज कितना कर सकते हैं 2 पाई आर, तो क्लोज इंटीग्रेशन डी थीटा बराबर 1/r गुणे 2 पाई आर हो जाएगा। देखो इसकी क्लोज इंटीग्रेशन है, टोटल इंटीग्रल की जगह 2 पाई आर, आर से आर क्या हो गया कैंसिल, टोटल इंटीग्रल डी थीटा बराबर 2 पाई, ये आ जाएगा इसका क्या आंसर। इनका डायरेक्ट क्लोज इंटीग्रेशन डी थीटा की जगह 2 पाई आगे हम यूज कर सकते हैं, जब हम डेरिवेशन बताएंगे तो डेरिवेशनों में इनका यूज होगा। थोड़ा इसको समतुल्य कोण को फिर से लिखें, सुनना फिर से, किसी वृत्त के चाप द्वारा उसके केंद्र पर आंतरित कोण को ही क्या कहते हैं, समतलीय कोण कहते हैं। मान लीजिए इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से। हम फार्मूला जानते हैं, कोण बराबर चाप बटे कितना होता है त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे क्या होता है बेटा त्रिज्या, थीटा बराबर एस अपान कितना होगा आर। अब अवकलन रूप में लिखो तो डी थीटा बराबर डी एस अपान कितना हो जाएगा आर, इसको बताए टोटल इंटीग्रल कहते हैं। ठीक, टोटल इंटीग्रल डी थीटा बराबर टोटल इंटीग्रल डी एस अपान कितना हो जाएगा आर। टोटल का मतलब अगर ये छोटा सा चाप था, अगर पूरा ले लिया तो कितना हो जाएगा, एक परिधि हो जाएगी। तो टोटल इंटीग्रल डी एस बराबर 2 पाई आर रख सकता हूँ, यहाँ पर वैल्यू रख दी 2 पाई आर, क्या आ गया 2 पाई। जल्दी नोट करो क्या डालना है, घन कोण, इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड एंगल। घन कोण सॉलिड एंगल, ठीक है। सुनो इधर, घन कोण किसे कहते हैं, किसी भी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, या गोले का कोई पृष्ठ, मान लिया कोई गोला है ये, इस गोले का छोटा सा पार्ट ये क्षेत्रफल ले लिया, छोटा एरिया ले लिया, ठीक है। मान लिया छोटा सा एरिया कितना ले लिया ए, तो किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके केंद्रफल जितना कोण अंतरित करता है, उसके केंद्रफल जो कोण अंतरित करता है उसे क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। घन कोण को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कोई गोला है, इस गोले का छोटा सा पृष्ठ ले लिया जिसका क्षेत्रफल कितना ले लिया ए, तो किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसे क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से। मान लिया यहाँ से इसकी दूरी कितनी है आर, कितनी है बेटा आर, इसका एरिया कितना ले लिया ए ले लिया, ठीक। तो पहले इसकी डिफिनीशन में आते हैं, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित, गोले के केंद्र पर जितना कोण आंतरित होता है उसे घन कोण कहते हैं। फुल स्टॉप। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक करते हैं। फार्मूला होता है घन कोण बराबर, घन कोण बराबर फार्मूला होता है क्षेत्रफल बटे, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, क्या होगा त्रिज्या का स्क्वायर। घन कोण को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, क्षेत्रफल को ए से, त्रिज्या को कितना आर से, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा ए अपान आर स्क्वायर, ठीक। घन कोण बराबर, घन कोण ओमेगा बराबर ए अपान कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक। आगे है इस पर अब चर्चा करते हैं आगे। अगर इसको हम कहा अवकलन रूप में लिखना है
अवकलन रूप में अगर लिखें इसको तो डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी ए अपान कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। ये कौन सा रूप हो गया बेटा इसका अवकलन रूप। ठीक, डी ओमेगा बराबर डी ए अपान कितना होता है आर स्क्वायर, अवकलन फॉर्म में हो गया। अगर इसमें हम टोटल इंटीग्रल की बात करें, टोटल इंटीग्रल जो क्लोज इंटीग्रेशन होता है टोटल इंटीग्रल, टोटल इंटीग्रल इसको कहते हैं टोटल इंटीग्रल। ठीक, टोटल इंटीग्रल अगर इस पर यूज करेंगे तो टोटल इंटीग्रल डी ओमेगा बराबर टोटल इंटीग्रल डी ए अपान कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, आगे इस पर अगर बात करते हैं टोटल इंटीग्रल में ही, तो इसमें टोटल इंटीग्रल या क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर 1 अपॉन आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, टोटल इंटीग्रल डी ए आ जाएगा। अब टोटल इंटीग्रल का मतलब ये छोटा सा पार्ट डी ए माने थे, ठीक, इसका एरिया कितना मान लिया था डी ए। अगर इस पूरे का मान ले क्षेत्रफल तो ये क्या प्राप्त होता है हमें गोला, क्या प्राप्त होता है बेटा गोला। अब गोले का क्षेत्रफल जो होता है यहाँ पर लिख सकते हैं गोले का क्षेत्रफल, टोटल इंटीग्रल डी ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ये टोटल इंटीग्रल होता है। ठीक, कितना होता है गोले का क्षेत्रफल में टोटल इंटीग्रल डी ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। इस पर जैसे यूज करोगे तो क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू इसका वैल्यू रख दोगे 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो टोटल इंटीग्रल डी ओमेगा बराबर हो जाएगा 4 पाई। ये डायरेक्ट डी ओमेगा का मान आगे यूज करेंगे धीरे धीरे। ठीक, तो ये था कौन सा फॉर्म बेटा इसका अवकलन रूप में डी ओमेगा बराबर डी ए अपान कितना होता है आर स्क्वायर। ठीक, अब इसमें टोटल इंटीग्रल की वैल्यू रख देंगे तो इसमें आते हैं गोले का क्षेत्रफल, एक छोटा सा क्षेत्रफल था गोले का क्षेत्रफल, छोटा क्षेत्रफल ये तो डी ए टोटल लगा दिया था, अर्थात पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी जगह 4 पाई आर स्क्वायर यूज कर लेगा तो आ जाएगा डी ओमेगा बराबर 4 इंटू 4 पाई। ठीक, आगे हेडिंग डालना है अगली, जल्दी नोट करें बेटा अगला आते हैं। चलो बेटा आगे आते हैं। अगला कहता है, अगला हेडिंग डालना है अब गॉस की प्रमेय, तो सॉरी गॉस की प्रमेय बाद में आते, पहले वैद्युत फ्लक्स। हेडिंग डालो वैद्युत फ्लक्स, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, मान लिया कोई आवेश हमने क्यू ले लिया, प्लस क्यू है, कैसा चार्ज है बेटा प्लस का, ध्यान देना। अगर प्लस चार्ज होता तो इससे क्या होते हैं वैद्युत वैद्युत बल रेखाएं कहाँ क्यों निकलती हैं बाहर की ओर, क्या निकलती है बेटा वैद्युत बल रेखाएं कहाँ क्यों निकलती हैं बाहर की ओर, निकली कि नहीं। इसमें वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। अगर इस पर हम कोई सरफेस ले लें, पृष्ठ ले लें, मान लिया ये कोई पृष्ठ रखा है इस पर, तो इस पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी तो बल रेखाओं की संख्या को ही हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो सुनना इधर, वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली अधिकतम बल रेखाओं की संख्या को, देखो अधिकतम बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स एक बल रेखाओं की संख्या ही होती है। ठीक, यह एक कैसी राशि होती है, वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि होती है। कैसी राशि है, अदिश राशि। तो वैद्युत फ्लक्स की डिफिनीशन क्या होगी, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को
वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कभी कभी फाई की जगह फाई ई भी यूज करते हैं, किताबों में फाई ई भी यूज कर लेता है। इसे लिख सकते हैं यहीं पर, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, वैद्युत फ्लक्स फाई ई। बताएं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, आगे वैद्युत फ्लक्स के बाद इस पर एक फॉर्मूले में आएंगे। मान लिया कोई क्षेत्रफल ले लिया, ठीक, इस क्षेत्रफल की डायरेक्शन एरिया वेक्टर कहाँ की ओर? बाहर की ओर होगा। इससे गुजरने वाली बल रेखाएं हम ले रहे हैं। मान लिया ये वैद्युत क्षेत्र ई। कैसा बेटा? वैद्युत क्षेत्र ई। मान लिया इस क्षेत्र के साथ कोण कितना बना रहे? थीटा। इसलिए कितना बना रहे? थीटा। ये वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा है, इसके साथ थीटा कोण बनाता है। अगर वैद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल बल रेखा सॉरी वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाओं के साथ थीटा कोण बनाता है, क्षेत्रफल सदिश बल वैद्युत बल रेखाओं के साथ थीटा कोण बनाता है, तो ये इसका घटक हो जाएगा। जिसके साथ कोण बनाता है ये घटक हो जाएगा a cos थीटा। ठीक है, अगर हम कहें कि वैद्युत वैद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल सदिश के साथ थीटा कोण बनाता है, तो ये हो जाएगा e cos थीटा। जिसके साथ ले लें तो क्या ले लेंगे? e cos थीटा। तो हम ले सकते हैं, तो फाई ई बराबर फॉर्मूला होता है वैद्युत फ्लक्स बराबर फाई ई बराबर फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। सही है, तो फाई ई बराबर लिख सकता हूं ई ए कॉस थीटा, जहां ई बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए बराबर एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल कह सकते हैं, कॉस थीटा बराबर एरिया वेक्टर और क्षेत्रफल क्षेत्रफल एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ बना कोण कितना ले लेते हैं? थीटा। ठीक, तो अब इस पर अगर इसमें हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, किस फॉर्म में बेटा? वेक्टर रूप में। वेक्टर रूप में हमें पता है, हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो इसी प्रकार अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो फाई ई बराबर हो जाएगा, देखो, ए बी कॉस थीटा, अरे ई ए कॉस थीटा तो हो जाएगा। इस पर लिखेंगे तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए बराबर ई ए कॉस थीटा। यही हो सकता है ना? तो ई ए कॉस थीटा की जगह कितना रख सकता हूँ? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ये वेक्टर फॉर्म में इसका फॉर्म। ठीक, ये था वेक्टर फॉर्म में फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक, ये कौन से फॉर्म में बेटा? वेक्टर फॉर्म में। आगे आते हैं, वैद्युत फ्लक्स समझ में आया? वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? ये लिखवाया था, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, जहां फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो फाई ई बराबर ई डॉट कितना हो जाएगा? ए। ठीक, ये वेक्टर मेथड था। अगले आते हैं इसके मात्रक में। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? विमा क्या होती है? ठीक, वैद्युत फ्लक्स एक कैसी राशि होती है? अदिश राशि है, ध्यान देना। चलो आगे आते हैं। वैद्युत फ्लक्स पॉइंट में आते हैं। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, अदिश राशि है।
ये अदिश राशि है। कैसे बेटा? क्योंकि यह बल रेखाओं की संख्या को ही व्यक्त करती है वैद्युत फ्लक्स। तो बल रेखाओं की संख्या जो होगी, जैसे बल रेखा, जैसे उस पर मान लिया n बल रेखाएं निकली, तो यह एक प्रकार की क्या होती है? संख्या एक कैसी राशि होती है? अदिश। अतः यह एक कैसी राशि हो गई? अदिश राशि होती है, अर्थात वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश राशि होती है। ठीक है, आ गया इस पर। इसकी अगर हम वैद्युत फ्लक्स की मात्रक की बात करें, फार्मूला जानते हैं, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है। ठीक, तो मात्रक अगर निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, दूसरी मीटर स्क्वायर। तो मात्रक बना इसके वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यही तो बना ना, मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या तो इसको शॉर्ट में न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम कह सकते हैं। अगर इसकी विमा की बात करें, वैद्युत फ्लक्स की विमा क्या होती है? सुनना, बल की जो विमा होती है mlt की पावर -2 होती है, और मीटर की विमा L स्क्वायर अपन कूलाम की विमा कितनी होती है? 80। आवेश की विमा कितनी होती है? 80। अगर इसको ऊपर ले जाए तो m LL हो जाएगा, तो L की पावर कितना हो जाएगा? 3। अरे यहाँ घात 2 है, इधर कितनी है? 1, तो 2 1 कितनी हो जाएगी? 3। t की पावर माइनस ये 2 है, ऊपर जाएगा तो काहे का हो जाएगा? ये भी माइनस का 1, तो 2 1 कितना हो जाएगा? -3 A इनवर्स। ये इसकी क्या हो गई? वैद्युत फ्लक्स की विमा। ठीक, कोई दिक्कत इसमें वैद्युत फ्लक्स की विमा में? चलो आगे आते हैं। ये वैद्युत फ्लक्स था तुम्हारा। अब आगे आएंगे हम अगली प्रमेय में, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं, अब इसको हम बताते हैं आगे। ठीक, आगे विमा समझ में आए बेटा? चलो ठीक है। चलो आगे आगे, हेडिंग डालना है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं? मान लिया कोई आवेश हमने क्यू ले लिया। कितना ले लिया बेटा? क्यू। ठीक, अब क्यू से एक सरफेस हमने कंसीडर किया, ये गोलाकार, इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र है। अब इसमें एक सरफेस कंसीडर किया, एक आवेश इसके अंदर क्यू रख दिया। अब इसमें इस सरफेस से गुजरने वाले फ्लक्स को, अधिकतम वैद्युत फ्लक्स को, सॉरी, गुजरने वाली अधिकतम बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स से बताए थे पीछे। ठीक है, तो इसमें गॉस की प्रमेय क्या होती है? इसमें टोटल फ्लक्स कितना मान लिया? फाई ई मान लिया इस सरफेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स कितना है? फाई ई, तथा इसका भीतरी आवेश कितना है? क्यू। तो इस पर जो डिफिनीशन होती है, तो इसमें फाई ई होता है, इसका जो टोटल फ्लक्स होता है फाई ई, उससे गुजरने वाला टोटल वैद्युत फ्लक्स फाई, कामा उसके भीतरी आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये तो गॉस की प्रमेय है। तो क्या कह सकते हैं? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कामा उसमें उपस्थित भीतरी आवेश का, उसमें उपस्थित भीतरी आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे क्या कहते हैं? गॉस की प्रमेय कहते हैं। वैज्ञानिक गॉस ने क्या कहा? यदि हम कोई सरफेस कंसीडर करते हैं, अगर उसके अंदर कोई भी आवेश स्थित है, तो उसमें उपस्थित आवेशों का जो होगा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित भीतरी आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे गॉस की प्रमेय कहते हैं। फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू कितना हो जाएगा? क्यू।
ठीक। तो गॉस की प्रमेय की फिर से डेफिनेशन, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उसमें उपस्थित भीतरी आवेश का 1/ε0 गुना होता है, इसे क्या कहते हैं? गॉस की प्रमेय कहते हैं। ठीक है बेटा, गॉस की प्रमेय में आते हैं डेफिनेशन में हम, किसी बंद पृष्ठ से बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसके भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। फुल स्टॉप। इसे गॉस की प्रमेय कहते हैं। किसकी प्रमेय बेटा? गॉस की प्रमेय कहते हैं। फाई ई बराबर हो जाएगा टोटल फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू किसके हो जाएगा? क्यू। ठीक, ये था क्या बेटा? गॉस की प्रमेय। हमने बताया किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला टोटल वैद्युत फ्लक्स अर्थात कुल वैद्युत फ्लक्स उसके भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, इसे क्या कहते हैं? गॉस की प्रमेय कहते हैं। गॉस की प्रमेय को अब इस पर हम निगमन करेंगे। पहले थोड़ा सा और आते हैं, यूज होगा कैसे, फार्मूले से रिलेटेड कुछ हम पॉइंट्स बताते हैं, फिर इसकी गॉस की प्रमेय का हम निगमन करेंगे। ठीक, बहुत आसान सी प्रमेय थी गॉस की प्रमेय, ज्यादा कठिन नहीं थी। धीरे धीरे अब आगे हम थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। मान लिया कोई हमने भीतरी पृष्ठ ले रहे हैं, मान लिया कोई पृष्ठ लिया, इस सरफेस पर हमने कहा तुम्हें वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। पृष्ठ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मान लिया कोई आवेश इस पर अंदर वाले एक पर नहीं रखा कुछ भी, Q1 है और ये Q2 है और यहाँ पर Q3 रखा है और यहाँ पर मान लिया Q4 बाहर रख दिया गया। ये जो गॉस की प्रमेय होती है क्लोज सरफेस के लिए लागू होगी। बाहरी आवेश पर उस पर फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। बाहर किसी भी आवेश पर वैद्युत फ्लक्स का मान कितना मानेंगे? हम 0 मानेंगे। जब कोई भी सरफेस होगा तो क्लोज सरफेस के लिए गॉस की प्रमेय लागू होती है। ठीक है, ध्यान देना जरा। इस पर अगर हम बात करें, पृष्ठ फर्स्ट पर वैद्युत फ्लक्स φ1 मान लिया। कितना मान लिया? φ1 बराबर फार्मूला होता है EA cos थीटा, सॉरी, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर गॉस की प्रमेय से 1/ε0 इंटू कितना होता है? क्यों, इस पर आवेश कितना है? 0, तो फाई ई भी कितना हो जाएगा? φ1 कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। अगर हम φ2 की बात करें दूसरे पर पृष्ठ पर, तो 1/ε0 गुणे आवेश इस पर कितना है? Q1 है, तो ये Q1 आ गया। ठीक, अब प्लस 0 भी लगा सकता हूँ क्योंकि पहले पर कितना था? 0। टोटल आवेश होता है बंद पृष्ठ का। ठीक है, अगर φ3 की बात करें तो 1/ε0 गुणे, अगर तीसरे की बात करते हैं तो इस पर आवेश भीतर कितना? Q1 भी है, Q2 भी है, 0 भी है, तो लिख सकता हूँ Q1 प्लस कितना हो जाएगा? Q2। ठीक, अगर φ4 की बात करें तो 1/ε0 इस पर हो जाएगा, देखो ध्यान, इसके अंदर कौन से आवेश है? Q1 Q2 और Q3 भी तो है, तो लिख सकता हूँ Q1 Q2 प्लस Q3। अब 5 की अगर बात करें तो बाहरी आवेश Q4 है और Q4 पर आवेश कितना होता है? 0, तो इस पर कितना हो जाएगा? 0 हो जाता है। तो इस पर 0 वैल्यू पुटअप कर दोगे तो 5 4 5
5 बराबर हो जाएगा कितना 0। कोई दिक्कत है इसमें? ये था इसमें अप्लाई करने का, थोड़ा हमने मेथड बता दिया था कि कैसे अप्लाई होंगे, फार्मूले को कैसे लिखेंगे। बाहरी पृष्ठ पर यह आवेश पर लागू नहीं होता है, अंदर वाले आवेश पर गॉस की प्रमेय लागू होती है। ठीक, अगला आते हैं गॉस की प्रमेय का निगमन। हेडिंग डालेंगे गॉस की प्रमेय का निगमन। आज हम तुम्हें जो गॉस की प्रमेय का निगमन बताएंगे, बगैर इंटीग्रेशन मेथड से आज तुम्हें गॉस की प्रमेय का निगमन हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ध्यान देना ध्यान। तो हेडिंग डालेंगे गॉस की प्रमेय का गॉस की प्रमेय का निगमन। गॉस की प्रमेय को प्रूफ कैसे करेंगे अब आते हैं। ध्यान देना जरा। माना, पहले लेटेस्ट कंसीडर कुछ किया जाता है। माना कोई आवेश Q है जिससे स्मॉल r दूरी पर एक सरफेस हमने पृष्ठ कंसीडर किया। ध्यान देना जरा। तो यहां से इसको r त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं जिससे हमें एक गॉसियन पृष्ठ है। ये जो गोला खींचे इसको नाम क्या देते हैं, गॉसियन पृष्ठ। तो गॉसियन पृष्ठ खींचने से r त्रिज्या का एक क्या प्राप्त होता है, गोला प्राप्त होता है। मान लिया इस गोले का सूक्ष्म भाग ले लिया, कितना पार्ट, छोटा सा पार्ट ले लिया, जिसका एरिया वेक्टर कहाँ की ओर, इधर की ओर। अब प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर साइड होगी। अब इन दोनों के कोण का बीच का कोण कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इस पर माना माना कुछ लिखेंगे। माना एक आवेश Q है जिसके चारों ओर r त्रिज्या का एक बंद गोलीय पृष्ठ है। ठीक, तो लिख सकते हैं माना एक आवेश स्मॉल Q है, कामा जिसके चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या का एक बंद गोलीय पृष्ठ है। माना एक आवेश Q है जिसके चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या का एक बंद गोलीय पृष्ठ है। आगे लिख सकते हो बिंदु Q के कारण, ध्यान देना, बिंदु आवेश Q के कारण स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु Q के कारण स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु लिख सकते हैं बिंदु आवेश Q के कारण स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फार्मूला होता है 1/4πε0 Q अपान कितना होता है, r स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है बेटा, फार्मूला। E बराबर 1/4πε0 Q अपान कितना होता है, r स्क्वायर। अब इस पर जब हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स, तो गोलीय पृष्ठ से, ये पूरे पृष्ठ से, तो गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स, ये लिखते हैं वैद्युत फ्लक्स, फाई ई बराबर फार्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। देखो इधर ई ए कॉस थीटा, कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है फाई बराबर। आप जानते हैं थीटा बराबर कितना है 0। तो थीटा बराबर जैसे ही यहाँ पर 0 रख देंगे हम, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू ए। कॉस कितना हो जाएगा बेटा 0, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए। आकाश 0 का मान कितना होता है 1, तो इस पर 1 आ जाएगा। तो फाई ई बराबर ई इंटू कितना हो जाएगा ए। ठीक, अब यहां से हम वैल्यू रखते हैं जहां ए बराबर होता है इस पूरे गोले का क्षेत्रफल। ए बराबर क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल। तो ई बराबर तुम्हें पता है 1/4πε0 Q अपान कितना होता है r स्क्वायर। तो फाई ई बराबर हो जाएगा, ई की जगह रखते हैं 1/4πε0 इंटू Q अपान कितना हो जाएगा r स्क्वायर गुणे
ए बराबर होता है गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर लिख सकते हैं गोले का क्षेत्रफल ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? अब इसमें देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो पाई ई बराबर आ जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ये थी हमारी गॉस की प्रमेय, ये निगमन था, बहुत आसान सा निगमन है। कुछ नहीं करना, हमने एक कंसीडर किया, मान लिया कोई आवेश है, इस आवेश से स्मॉल आर दूरी पर एक पृष्ठ खींचा जिससे हमें एक गोला प्राप्त हुआ। ठीक है, ये लिखा, माना एक आवेश की हुए जिसके चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या का एक बंद गोलीय पृष्ठ है, ये प्राप्त होता है। बिंदु आवेश क्यू के कारण स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कितनी होती है, आर स्क्वायर। गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इससे कितना गुजरा, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। वैल्यू रख दी है इस पर, तो इसमें ई का मान रखा, ए का मान रखा, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रख दिया 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू फाई ई। यही है हमारा क्या, गॉस की प्रमेय का निगमन। कोई दिक्कत इसमें? आज हम इस पर अगला जो निगमन करेंगे, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन। ठीक है, ध्यान देना। अगली प्रमेय में आते हैं, जल्दी नोट करें इसको, आगे आया। हेडिंग डाले, गॉस की प्रमेय की सहायता से गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन। गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन। चलो आते हैं अब हम गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का हम निगमन करते हैं। क्या होता है गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कैसे करते हैं, ध्यान देना जरा। मान लिया कोई आवेश क्यू है, कितना है बेटा, क्यू, इससे स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर, हाँ, जिसके चारों स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ मानते हैं। माना एक आवेश कितना है, क्यू है, जिसके चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ कंसीडर किया। ठीक, मान लिया इस गोलीय पृष्ठ का छोटा सा पार्ट, जिसका एरिया हमने ले लिया कितना बेटा, डी ए। अगर इस छोटे पार्ट की क्षेत्रफल की अगर डायरेक्शन करें, पता करें, तो वेक्टर ए इधर होगा, क्षेत्रफल भी, सदिश भी कितना होगा, इधर ही साइड होगा, वैद्युत क्षेत्र इधर ही साइड होगा ना, प्लस क्यू के कारण बाहर की ओर होगा, तो क्षेत्रफल सदिश हो गया। दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक, तो इस पर अब लिखेंगे, माना एक आवेश क्यू है, माना एक आवेश क्यू है, जिसके चारों ओर, स्मॉल आर त्रिज्या का, एक बंद, गोलीय पृष्ठ है। ठीक, तो इस पर आते हैं, हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से, किससे बेटा, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर होता है 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना होता है, क्यू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। आगे लिखेंगे, गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म भाग डी ए, ध्यान देना, डी ए से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ध्यान देना, तो गोलीय
गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म भाग डीए से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तो डी फाई बराबर हो जाएगा, सूक्ष्म पार्ट ले ले तो डी फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस कितना हो जाएगा थीटा, यही तो होगा ना। डी फाई बराबर ई इंटू डी ए, एरिया कितना माना, सूक्ष्म पार्ट डी ए माना था, अकॉस थीटा, थीटा बराबर कितना दिया गया 0, यहाँ पर थीटा बराबर 0 पुट करोगे तो डी फाई बराबर ई इंटू डी ए, आकाश कितना हो जाएगा 0, काश 0 का मान कितना होता है 1, तो डी फाई बराबर ई इंटू कितना हो जाएगा डी ए। अब लिख सकते हैं संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से, अभी तो हाँ गोलीय पृष्ठ का सूक्ष्म भाग से, तो लिख सकते हैं संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण के लिए क्या लगाते हैं, टोटल इंटीग्रल डी फाई बराबर ई, टोटल इंटीग्रल ई इंटू कितना हो जाएगा डी ए। इसको अगर यूज करेंगे तो डी फाई का मतलब फाई ही मान ले रहे हैं, हमने यहाँ फाई ई कंसीडर कर दिया तो इसको फाई ई मान लो, कितना मान ले बेटा फाई ई बराबर ई बाहर आ जाएगा, टोटल इंटीग्रल डी इंटू कितना हो जाएगा ए। हमने बताया था पीछे अभी जस्ट पढ़ाया था जब, तो वहां बताए थे बेटा टोटल इंटीग्रल डी ए की जगह डायरेक्ट हम वैल्यू यूज करेंगे, या तो कह सकते हैं ये सूक्ष्म पार्ट द्वारा क्षेत्रफल था, ठीक। अगर संपूर्ण का निकालने तो गोले का क्षेत्रफल में यूज कर सकते हैं, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू टोटल इंटीग्रल ऑफ डी ए बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का क्षेत्रफल होता तो यूज करोगे 4 पाई आर स्क्वायर, इतना आया। तो फाई ई बराबर इतना निकला है, क्वेश्चन नंबर इसको क्या डाल दिया 2। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से जैसे ही हमने देखा समीकरण 1 और समीकरण 2 से LHS बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएगी बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा क्यू, तो इस पर ई बराबर अगर निकालेंगे तो इसके बट्टे में चला जाएगा, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को साथ में लिख दिया, क्यू अपॉन कितना हो गया आर स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला। अब हमें वैद्युत बल चाहिए, तो वैद्युत बल निकालने के लिए तुम्हें फार्मूला पता है, ई बराबर जानते हैं एफ अपान कितना होता है क्यू, तो लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र ई में रखे, वैद्युत क्षेत्र ई पर मान लिया कोई धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट रख दे, कितना रख दे बेटा क्यू नॉट, तो वैद्युत क्षेत्र ई में, वैद्युत क्षेत्र ई में रखे, ई में रखे धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर बल, सही है। तो F बराबर हम फार्मूला जानते हैं, या तो हम E बराबर जानते हैं F अपान क्यू नॉट होता है, F बराबर हो जाएगा E इंटू कितना हो जाएगा क्यू नॉट, F बराबर E का मान कितना है, E का मान तुमने फाइंड किया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन कितना होता है आर स्क्वायर इंटू कितना हो गया क्यू नॉट, F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, अर्थात यही प्रदर्शित करता है ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है। तो जहां F अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगा, दो कंडीशन इस पर आएंगे, ये तो कांस्टेंट हो गया, ठीक। दो कंडीशन F अनुक्रमानुपाती Q1 Q इंटू क्यू नॉट के, और F अनुक्रमानुपाती 1 अपॉन आर स्क्वायर के, अर्थात हम कह सकते हैं कि इससे गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन हो जाता है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन कितना होता है आर स्क्वायर,
ठीक, ये था गॉस की प्रमेय से कूलॉम के नियम का निगमन। चलो अगली क्लास में फिर अब आगे हम बाद में डिस्कशन करते हैं। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। ठीक।